जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग? मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हमारा यूपी टेट 2026 पर्यावरण अध्ययन। तो आज हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। आई होप यू पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। आप लोगों को काफ़ी अच्छा अनुभव होगा और आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेजफुल आपको सीखने के लिए चीज़ें मिलेंगी। मैंने काफ़ी प्रैक्टिकली और चित्रात्मक ये आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन है एनवायरनमेंट एंड स्टडीज़ का, यूपी टेट क्लास 1 to 5। तो यस, आज आपका पहला। तो प्यारे साथियों, पर्यावरण का पहले तो आप समझ लीजिए शाब्दिक अर्थ क्या है, ये परिभाषा बेसिकली है, ज़्यादा मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। देखिए, पर्यावरण दो शब्दों परि प्लस परि का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरे में मिलकर बना होना, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात वह क्षेत्र जो किसी जीवधारी के चारों ओर विस्तृत होता है। ठीक है, बेसिकली है इसका। अच्छा, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम के ओरिएंट में बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में आते हैं ये। अंग्रेजी भाषा में इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये देखिए, ये मिलेगा आपको। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? आस पड़ोस, सराउंडिंग्स को इंगित करता है। ये बेसिकली ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, एग्जाम में पूछ लेते हैं ये। चलिए, पर्यावरण उन समस्त जैविक या अजैविक कारकों को समग्र प्रभाव का योग है जो सभी सजीवों को प्रभावित करता है। अब इसमें सजीव में कौन कौन से आएंगे? एक तो होते हैं, पहले तो बात आप ये समझ लीजिए कि आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि पर्यावरण के कौन कौन से कारक होते हैं। तो आपको आंसर लगाना है जैविक व अजैविक। तो उसमें आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके ऑप्शन दे सकता है। तो पहले तो आप ये समझिए कि जैविक कारक होता है, एक अजैविक कारक होता है। अब इसमें भौतिक व रासायनिक कारक कौन कौन से हैं, अब आप देख लीजिए इसमें। ये आपके ऑप्शन में भी दे सकता है, जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, अग्नि, ताप और भौगोलिक स्थिति। चलिए, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तथा और जैविक कारक क्या क्या होते हैं आपके? सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु। यहाँ तक समझ चुके हैं होंगे आप सब लोग। प्यारे साथियों, ये देखिए, पर्यावरण के आपके मूल घटक आपका सबसे पहले तो होता है जैविक पर्यावरण या जैविक कारक, और दूसरा होता है अजैविक कारक। अब इसके अंतर्गत में क्या मिलता है आपको? मिलता है स्थल मंडल, मिलता है जीव मंडल, मिलता है वायुमंडल, मिलता है और जल मंडल मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, देखिए, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा तो आप समझ चुके होंगे। अब ये कुछ इनके परिभाषाएं हैं, इनको ध्यान रखना। इनसे भी आपके ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं, क्योंकि यह है यूपी टेट रट्टा मार पद्धति को ये लागू करता है। अब देखिए, डगलस एवं हालैंड के अनुसार क्या है भाई पर्यावरण? चलिए खटाखट पढ़िए। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ जो समस्त बाह्य शक्तियों को, प्रभावों व परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है और जो जीवधारों के जीवन, स्वभाव और व्यवहार तथा अभिवृद्धि, विकास तथा पूर्णता का प्रभाव पड़ता है। तो आई होप समझ गए होंगे। ये मिल जाता है आप लोगों के एग्जाम में, आपको मिलेगा। ये सेंटेंस दे देगा और नीचे इनके नाम लिख देंगे, तो आप बताइए कौन है इनका सही आंसर। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपका हर्ष कोटिप्स। क्या है भाई? हर्ष कोटिप्स जी ने क्या लिखा है? देखिए, पर्यावरण इन सभी बाहरी दशाओं, किसके बारे में? बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके एग्जाम में मिलेगा आप लोगों को। चलिए, उसके बाद डेविस ने क्या कहा है? मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर, किस पे? भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिसमें वह निरंतर प्रभावित बहता रहता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद डडलैंड एंड स्टेप्स क्या कह रहे हैं ये महोदय? पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्राकृतिक को परिस्थितियों के संपूर्ण अथवा या तथा आपसी सामंजस्य में वातावरण बनाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या कह रहा है आपका? चलिए, ब्रिटिश जी क्या कह रहे हैं? देखिए, जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाले समस्त बाह्य दशाओं को पर्यावरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक ना एक को परिभाषा रख देगा और पूछ लेगा कि भाई ये किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए, उसके बाद पी क्या है? गिजबर्ट। पी गिजबर्ट ने क्या कहा है भाई प्यारे साथियों? वह सब कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु को घेरे में है तथा उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इज दैट क्लियर? समझ गए होंगे। अब रास महोदय जी ने क्या कहा है? देखिए, पर्यावरण एक बाह्य बल है जो हमें प्रभावित करता है।
इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनता है, इसीलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया हूँ। देखिए, इंदिरा गांधी ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे सा दोस्तों, ये डायरेक्ट लाइन उठ के चली आती है आपके पेपर में। चलिए, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? 17 सितंबर 1985 में किया गया था। डायरेक्ट लाइन उठती है ये। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब की गई? बिल्कुल मिलेगा आपको, डायरेक्ट लाइन में मिलेगा आपको एग्जाम में आपके 1992 के अंतर्गत। ठीक है। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में पारित किया गया। प्यारे साथियों, ये थ्योरी की मैंने क्लास इसीलिए लेके आया हूँ, कोई भी भाई मेरा, कोई भी मेरा विद्यार्थी बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फैक्टफुल, नॉलेजफुल आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाली एक क्लास है। बिल्कुल लाइन टू लाइन डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपती है, क्योंकि यूपी टेट रट्टा मार पद्धति को फॉलो करता है। ध्यान रखना, सी टेट और यूपी टेट में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए, बेसिक फैक्ट है, पर्यावरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? आपका स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जो मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, और दूसरा आपका जैव मंडल हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, इस पिक्चर के द्वारा हम समझते हैं। ये देखिए, आपका स्थल मंडल आपका यहाँ पे आ गया, जल मंडल ये आपका इधर आ गया, वायुमंडल ये आ गया, और इस सब चीज को और इस सभी को जैव मंडल कहा जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, और ये सारी चीज़ों को मिलाकर के जैव मंडल बनता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए प्यारे साथियों, अब पर्यावरण के प्रकार के बारे में समझते हैं। इसी तरह पर्यावरण बाह्य रूप से तीनों रूपों में विद्यमान होता है। बिल्कुल होता है, आपने इमेज में देखा होगा। भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और मनोसामाजिक पर्यावरण। अब देखिए, भौतिक पर्यावरण क्या कह रहा है आपका। देखिए, पर्यावरण का प्रमुख भाग भौतिक पर्यावरण से मिलकर बनता है। अब ये एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखना भाई, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। ठीक है। अब इसके अंतर्गत में जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नदी, खनिज पदार्थ एवं अन्य पदार्थ सम्मिलित हैं, जिसमें मनुष्य का निरंतर संपर्क होता रहता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। हमेशा इन घटकों में संपर्क रहने के कारण ये मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सामान्य अवस्था का सामंजस्य टूटने से मनुष्य पर्यावरण के दुष्प्रभावों से प्रभावित हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या करिए आपकी अगली स्लाइड। चलिए, जैविक पर्यावरण क्या कह रहा है। सार्वभौम में जैविक पर्यावरण बहुत बड़ा अव्यय है। चलिए, जो कि मानवों के इर्द गिर्द रहता है, यहाँ तक कि इस मानव के लिए दूसरा मानव भी पर्यावरण का एक भाग है। भाई, इसके दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाई? जंतु समुदाय। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसमें अति सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ, अमीबा से लेकर के कार्डेटा समूह तक के समस्त जीव आते हैं। इज दैट क्लियर? समझ गए होंगे। उसके बाद आपका आता है वनस्पति समुदाय। इसमें अति सूक्ष्म वनस्पतियों, औषधियों से लेकर के पृथ्वी पर विद्यमान सिकोना, ये देखिए सिकोना नाम का वृक्ष आता है आपकी सीटेट में, वो काफी पूछता है, समूह तक के समस्त पेड़ पौधे सम्मिलित व समाहित होते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगली स्लाइड क्या कह रही है। मनोसामाजिक पर्यावरण। मनोसामाजिक पर्यावरण मानव के सामाजिक संबंधों से प्रकट होता है। इसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में मानव व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन करते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। इसे समाज में अन्य वर्ग, जाति, आस पड़ोस, समुदाय, प्रदेश तथा राष्ट्र से भी संबंध बनाए रखना पड़ता है। मानव अपने सामाजिक संबंधों के सहारे ही आगे चलकर अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। मनुष्य के जीवन जीने के तौर तरीके, रहन सहन, खान पान, मनुष्य के विभिन्न आयामों पर पड़ने वाले उत्सवों, समारोह, संस्कारों को सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब अगली स्लाइड आपकी कह रही है परितंत्र। अब ये परितंत्र क्या है भाई। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय का एक साथ रहना और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारस्परिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है, हम इसे परितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा भाई। परितंत्र किसे कहा जाता है? अच्छा, परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द की रचना, ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों। शब्द की रचना कब भाई? 1935 में
किसने की थी? A.G. टेंसले ने की थी। ओके, और इसके फैक्ट बहुत सारे मैं आगे आपको आपकी क्लास में बताते रहूँगा, बने रहना साथ में, ठीक है। 1935 में A.G. टेंसले के द्वारा की गई थी। एक परितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होता है। चलिए भाई, इसमें इसके जैविक व अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए तालाब परितंत्र का अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल आप समझ जाएंगे, आगे आपको मिलेगा। चलिए अगला, अब ये परितंत्र में ही है। अजैविक घटक। अब अजैविक घटक में कौन होते हैं? निर्जीव। अजैविक घटक को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होगा आपका भौतिक कारक, दूसरा होगा आपका कार्बनिक कारक, कार्बनिक पदार्थ, और तीसरा होगा कार्बनिक पदार्थ। ओके, चलिए भौतिक कारक क्या है? सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा दाब। यह परितंत्र में जीवों की वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। समझ में आ गया भौतिक कारक क्या कह रहा है? चलिए अकार्बनिक कारक क्या कह रहा है आपका? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी तथा अन्य खनिज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल लाइन टू लाइन उठ के आपके सेंटेंस बनता है और MCQs बनता है, फिर गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों को, इसीलिए मैं आपकी थ्योरिकल क्लास लेके चल रहा हूँ। ये समझ लीजिए, 10-12 क्लास बनाऊंगा खटाखट, इसमें आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कार्बनिक के अंदर में क्या आता है? कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा ह्यूमिक पदार्थ, यह सजीव तंत्र के मूलभूत अंग हैं और इसीलिए जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच की कड़ी हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। अब आपका भाई परितंत्र के अंतर्गत में मैंने आपको बताया था जैविक पादप सजीव क्या होता है भाई? उत्पादक हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्लास 6 में भी दे रखा है, पता होगा, पूर्व विज्ञान आपका काम देगा यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे परितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। भाई अपने लिए बनाते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि यह इस प्रक्रम के लिए मिट्टी के जल एवं पोषक तत्व, वायु के कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तथा सूर्य से सौर ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे, ये देखिए, ये आपकी होगी घास, ये होगी बकरी, फिर ये होगी, ये खाद्य श्रृंखला का छोटा सा मैंने एक इमेजेशन लाया हूँ, ये समझ में। ये आपका तालाब का बनता है, उल्टा होता है ये, ठीक है, तालाब जल परितंत्र, राइट। अभी बेसिकली आप देख लीजिए, आपको आगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और इसके MCQs बनाऊंगा। वही सेम है भाई इकोसिस्टम के अंतर्गत में। भाई आपके जैविक हो गए, अजैविक घटक हो गए, क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? परितंत्र के अंतर्गत में उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया और अपघट हो गया, जो आप लोगों ने देखा है पहली वाली स्लाइड में। वही है, सूर्य के प्रकाश से पौधे अपने भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो शाकाहारी प्राणी है जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, फिर उसके बाद कौन होता है भाई? सर्वभक्षी जो कौन होता है? शेर हो गया, इनको खा लेता है। फिर उसके बाद में सर्वाहारी, सर्वाहारी कौन होता है? मनुष्य होता है, जो सब कुछ हजम कर जाता है। नहीं है भाई, सबसे खतरनाक जीव तो इसके अंतर्गत ये होता है, नहीं होता है? कौन कौन मानता है इस बात को कि सबसे खतरनाक जीव मानव होता है? बिल्कुल होता है। चलिए उसके बाद लास्ट में ये अपघटक के पास चले जाते हैं, सब कुछ खत्म, ठीक है ना। पृथ्वी के सफाई करता कौन है? ये मिलेगा आपके एग्जाम में, कौन है भाई? बाज हो गए। अगला आपका है परितंत्र के अंतर्गत ये है उपभोक्ता। उपभोक्ता वह विषम पोषी कहलाते हैं जो स्वपोषित द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को खाते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें 3 भागों में रखा गया है। ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखा दिया है। पहले आपके आते हैं शाकाहारी, जिसमें गाय, हिरण, खरगोश इत्यादि आते हैं, सीधे ही पौधों को खाते हैं। मांसाहारी वे जंतु होते हैं जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, जो इन सबको खाते हैं। ओके, उदाहरण के तौर पे शेर, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि। और सर्वाहारी जीव पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं। उदाहरण के लिए सबसे खतरनाक जानवर मानव, शुअर और गोरैया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट होता है तो एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए ये भी परितंत्र के अंतर्गत में अगला है आपका अपघटक। अब भाई अपघटक कौन होते हैं? इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक होते हैं, जो पौधे तथा जंतुओं के मृत, अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थ जो सड़ जाते हैं पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइमों को, देखो ना, ध्यान रखना प्यारे साथियों, एक एक लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ना यहीं से निकालते हैं।
समझ में आया? पोषकों के चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। इन्हें क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इन्हें अपरद भोगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरद भोगी भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, आपके 2 नंबर यहाँ से बन सकते हैं। अपरद किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब घटित कौन 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 होते हैं भाई? इसमें गिद्ध हो गया, बाज हो गया, चील हो गया, ये सब आपके अपघटक आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। और इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। बना, यहाँ से डायरेक्ट लाइन उठती है ये सारी की सारी आपके एग्जाम में। चलिए कुछ और बेसिक फैक्ट जानते हैं भाई। परिस्थिति तंत्र की विशेषता, चलिए यह है संरचित एवं सुसंगठित तंत्र है। बिल्कुल है भाई। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन का तंत्र होता है। बिल्कुल होता है प्यारे साथियों। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता इसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। बिल्कुल निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। बिल्कुल होते हैं प्यारे साथियों। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन आउटपुट होता है। बिल्कुल होता है। आकार के आधार पर इसे अनेकों भागों में बांटा गया। चलिए आगे देखते हैं अब स्लाइड पे। समझ में आया यहाँ तक? ये देखिए आपका पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं मैंने बता दिया था। ध्यान रखना है, एक एक फैक्ट आपकी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, ये आपकी लाइन उठ के आती हैं। चलिए आपका है सबसे पहले प्राकृतिक परितंत्र। अब प्राकृतिक परितंत्र के अंदर आप जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है भाई, प्राकृतिक परितंत्र में कौन कौन आता है भाई? पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर करते हैं, सूर्य ऊर्जा पर निर्भर करते नहीं करते भाई। जंगल हो गया, घास हो गया, मैदान हो गए, समुद्र, झील, नदियां और मरुस्थल। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें हमें भोजन, ईंधन, चारा तथा औषधियां प्राप्त होती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? बताओ, सबको होती हैं। चलिए परितंत्र और विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों वैकल्पिक स्रोत जैसे कि क्या हो गई? हवा हो गई, वर्षा हो गई, ज्वार भाटा पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ज्वारनद मुख्य, कोरल रीफ या मूंग चट्टान। चलिए आगे वाली स्लाइड पे और चलते हैं, क्या कह रही है वो। अभी बेसिक सी इमेज है प्राकृतिक परितंत्र। इसके अंतर्गत में आपको देखिए जल दिख रहा है, पर्वत, पठार, और ये आपको रेगिस्तान भी दिख रहा है, डिजर्ट एरिया। ठीक है, ये आपकी सनलाइट हो गई। अब ये बेसिक सी इमेज मैंने बनाई थी, आप थोड़ा सा इनको रिलेट करते हुए चलते रहोगे तो आपको बहुत स्मूथ तरीके से आपको पता चलेगा। और ये मैं फर्स्ट बना रहा हूँ, आप लोग देखिए, कमेंट करिए, तो मैं और आगे भी बनाऊंगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्या कह रहा है प्यारे साथियों? मानव निर्मित परितंत्र। अब भाई क्या क्या है मानव निर्मित? जैसा आपको पता चल रहा है, नाम है भाई मानव निर्मित। जो मानव ने निर्माण किया है वही हो गया सौर ऊर्जा पर निर्भर। उदाहरण जैसे खेत हो गया, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, तालाब। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नगरीय तथा औद्योगिक परितंत्र। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, मानव निर्मित परितंत्र। चलिए पारिस्थितिकीय कर्मकता क्या कह रहा है ये? अब कर्मकता किसी खास प्रजाति की अनेक पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक ठीक है। अब इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्राकृतिक, उसके उपयोग के तरीके एवं समय पर उन प्रजातियों की अन्य प्रजातियों के साथ अंतःक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तक समझ गए आप? पारिस्थितिकी कर्मकता की संकल्पना को जोसेफ ग्रीलैंड ने प्रतिपादित किया है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे देखना कौन है भाई साहब? ये देखिए, ग्रीलैंड ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका बनेगा। ठीक है, समझ में आएगा। पारिस्थितिकी कर्मकता की संकल्पना को जोसेफ ग्रीलैंड ने प्रतिपादित किया है। आईएमपी पॉइंट है प्यारे साथियों, निकाल लीजिए, लिख लीजिए, इसको अलग से डायरी में नोट कर लेना। ठीक है, जोसेफ ग्रीनलैंड। मैं इसीलिए बार बार इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि पारिस्थितिकी कर्मकता की संकल्पना किसने दी है? जोसेफ ग्रीनलैंड के द्वारा प्रतिपादित की गई है। चलिए यहाँ तक समझ गए आप। उसके बाद क्या कह रहे हैं? पारिस्थितिकी कर्मकता को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक हैं? अब ये देखिए, इससे आपका प्रश्न बनता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका संख्याचर, संख्या का घनत्व, प्रजातियों का क्षेत्र, भोजन या आहार की आवृत्ति। राइट। उसके बाद निकेतन चर क्या हैगा? स्थान की ऊंचाई, दैनिक समय की अवधि, आहार तथा संख्या में अनुपात। उसके बाद आपका होता है आभास चर, उच्चवाच, ऊंचाई, ढाल की मृदा या मृदा की उर्वरकता। राइट, यहाँ तक किसी को डाउट है तो कमेंट में बताना। आगे चला जाए अब देखिए, भोजन तथा ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर परितंत्र के विभिन्न
जातियों के बीच के संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों के रूप में संचित करते हैं, अतः हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। बेसिक सा फैक्ट है। अब शाकाहारी जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मैंने पहले इमेज में बताया था। ठीक है, श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं कौन से? ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। मांसाहारी जीव अपने भोजन के लिए इन शाकाहारी तथा अन्य मांसाहारी जीवों पर निर्भर रहते हैं। यह कौन से होते हैं? द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राइट। अब ये देखिए, ये हो गई आपकी ग्रास। ग्रास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, या फिर ये छिपकली ने खाया, या गिरगिट ने खाया। फिर गिरगिट को किसने? सांप ने खाया, सांप को चूहे ने खा लिया। और ये आपके पृथ्वी के सफाई कर्मी बाज, चील, गिद्ध। बेसिक सा फैक्ट है। ये आप लोगों ने पहले अपनी क्लासों में भी पढ़ रखा होगा। ये आपका खाद्य जाल चक्र है। राइट। खाद्य श्रृंखला में जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रभाव। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। कैसा होता है? एक दिशी होता है, दो दिशी होता है, तीन दिशी होता है, चार दिशाएं होता है। तो ये आपको यहीं से डायरेक्ट लाइन उठ के चली आएगी आपके एग्जाम में। खाद्य श्रृंखला में जीवों द्वारा ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह एक दिशीय होता है। समझ में आ गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में छपेगा, ये बिल्कुल छपेगा। ठीक है। अब जैसे कि पौधे उत्पादक चूहे तथा टिड्डियों द्वारा खाए जाते हैं, टिड्डियों को मेढक खा लेता है, मेढक को सांप, और सांप को बाज खा लेता है। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए, पौधे उत्पादक हैं, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है, और सांप तृतीयक उपभोक्ता है, और बाज सर्वोच्च मांसाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता हो गया। अब इस स्लाइड के अंदर में सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि खाद्य श्रृंखला में जीवों द्वारा ऊर्जा का जो प्रभाव होता है एक दिशीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि ध्यान रखना है इन बातों को, अलग से लिख के रख लो नहीं तो। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला के प्रकार पहले आप लोगों ने स्लाइड में देख लिया होगा भाई। 3 चरणों में खाद्य श्रृंखला होती है। पहले घास, हिरण, शेर। राइट। अब 4 चरणों वाली खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है? घास, कीट, मेंढक, पक्षी एवं बाज। और उसके बाद 5 चरणों वाली श्रृंखला कौन सी होती है? घास हो गया, कीट हो गया, मेंढक हो गया, सांप हो गया, पक्षी या मोर हो गए। समझ में आ गया? ये कभी कभी आपको 3 श्रृंखला वाली पूछ लेता है, 4 श्रृंखला वाली पूछ लेता है, और कभी कभी 5 श्रृंखला वाली भी खाद्य श्रृंखला आपसे पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में आपको दे देगा पांचों के नाम, और फिर आपको बताना है। चलिए, अगला क्या कह रहा है? खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल होती हैं। अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। बिल्कुल होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर एक खाद्य जाल बनाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से आपके बनता है पारिस्थितिकी पिरामिड। ध्यान रखना दोस्तों, ये कैसा होता? पहला होता संख्या के आधार पर। मैंने इसका पहले का भाग काट दिया है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में समझ जाओगे। अब संख्या पिरामिड क्या होता है? नंबर पिरामिड्स। यह प्रत्येक पोषण स्तर को जीव की संख्या को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। उदाहरण के लिए घास के मैदान में घास की संख्या घास को खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की तुलना में अधिक होती है, और शाकाहारी जंतुओं की संख्या मांसाहारी जंतुओं से अधिक होती है। जहाँ तक बात समझ गए होंगे। कुछ मामलों में संख्या पिरामिड उल्टा भी होता है, हो सकता है, अर्थात शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनेक इल्लियां और कीट एक ही वृक्ष से भोजन प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। अब ये देखिए, ये बेसिक सा है। ये पारिस्थितिकी पिरामिड है, एक दूसरे से अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हुए चलते हैं, एक दूसरे से मिलान खाते हुए चलते हैं ये। चलिए, अगला आपका आता है जीव द्रव्यमान पिरामिड, जिसे क्या बोलते हैं? बायोमास पिरामिड। यह प्रत्येक पोषक स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीव सहित को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है प्यारे साथियों। खड़ी फसल का जीव सहित किसी दिए हुए समय में सजीव पदार्थ की मात्रा है। इसे ग्राम या यूनिट क्षेत्रफल या किलो कैलोरी एकांत क्षेत्रफल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अधिकतर स्थानीय परितंत्रों में जीव सहित एक पिरामिड सीधा होता है। बिल्कुल होता है। जबकि जलीय परितंत्र में जीव सहित का पिरामिड उल्टा होता है। ये देखिए, मोस्ट पॉइंट यहाँ से आपको मिले हैं। ठीक है ना? ये देखिए, ये कैसा होता है? ये उल्टा होता है। समझ में आया?
जलीय परितंत्र में जीव सहित का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। और भाई सीधा किस में होता है, आपको पता चल गया होगा। सीधा किस में होता है, ध्यान देना है, बिल्कुल एक एक लाइन को आपको समझ के रखना है, ठीक है। अधिकतर स्थलीय परितंत्र में ये सीधा पाया जाता है और जलीय परितंत्र में ये उल्टा पाया जाता है। दोनों बात यहीं पे मिल गई हैं आप लोगों को। चलिए उदाहरण के लिए, तालाब में पादप प्लक मुख्य उत्पादक है। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है और बहुत तेजी से नष्ट भी हो जाता है। पौधों की जगह ले लेते हैं, अतः किसी दिए गए समय में इसका कुल जीवित सहित इस पर आश्रित शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब ये आपका देखिए ऊर्जा पिरामिड, ठीक है, समझ में आया। एनर्जी पिरामिड ये कैसा होता है, यह पिरामिड प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। ऊर्जा के कुलों कैलोरी एकांक क्षेत्र एकांक समय, अर्थात कैलोरी एकांक क्षेत्र एकांक समय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। ये कैसा होता है, ये सीधा होता है उल्टा, एक होता है सीधा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये पिरामिड आपका कैसा होता है, ये सीधा होता है। और जो जली वाला कैसा पाया जाता है, जली वाला आपका ऐसा पाया जाता है, ये उल्टा होता है, ठीक है। ये जलीय पिरामिड होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे आपकी ये होती है क्लास कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपका ऊर्जा प्रभाव तंत्र, एनर्जी फ्लो, यहाँ से शुरू करेंगे। अब प्लीज़ जल्दी जल्दी अपने भाई के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दें और क्लास कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में सबको बताना है, ठीक है। आई होप यू बेसिक से है, 10 12 15 क्लास में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना ध्यान रखिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।